हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्रीराज आईएएस एंड आरएस एकेडमी में। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आरएस मेंस एग्जाम अगर आपका टारगेट है तो सबसे पहली चीज जो फर्स्ट स्टेप आप करते हैं वो करते हैं सिलेबस को डिस्कस। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है, और अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करना है, इट मीन्स आपको सिलेबस वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। और इन सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी ने, आप सबको पता होगा कि 9 जनवरी 2026 को सिलेबस में चेंज किया, और आरएस मेंस पैटर्न में भी कुछ चेंज किया जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। आपको विद इन 1 मंथ आपको आरएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जून के महीने में आपको विज्ञप्ति मिलेगी। लेकिन आप अपनी तैयारी कैसे करें, क्या अप्रोच होगा? अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं प्रीलिम्स की पहले पढ़ूंगा देन फिर मेंस पढ़ूंगा। देखो, उनका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। रीजन क्या है कि आपको पहले मेंस को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, और मेंस से ही आपकी प्री की तैयारी हो जाती है। मैंने खुद ही एग्जाम क्लियर किया है, तो इसलिए मैं आपको ये बात अच्छे से कह सकता हूं। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि प्री के बाद में मेंस दूंगा तो उससे आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। 2 से ढाई महीने 3 महीने मैक्सिमम आरपीएससी देती है, तो वो टाइम आपको अपना वेस्ट क्यों करना है? वो टाइम आपको टेस्ट सीरीज लगाने के लिए रखना होगा। अभी आपको फाउंडेशन पे काम करना है, अपने मेंस को अच्छा करना है। और सबसे पहला स्टेप होता है इस चीज का कि आपको सिलेबस याद है या नहीं। और सिलेबस मैं आपके सामने आज लेके आया हूं मेंस का। पेपर 1 को हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न पत्र प्रथम जो आपके 200 नंबर का है, लेकिन क्या आरपीएससी ने उसमें क्या चेंज किए हैं, एक बार हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, अब आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि मैं बात करने वाला हूं किसकी, आरएस मेंस पेपर की। और मेंस में आपको पता है कि 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। चारों के चारों आपको पता है कि 200 नंबर के होते हैं। चारों के चारों 200 मार्क्स के हैं। और इस बार तो आप देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई है, 208.5। मतलब लगातार कट ऑफ में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इट मींस अच्छा लिखोगे, सही लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वरना आरपीएससी ने बोल दिया है कि फालतू चीजों के कोई मार्क्स नहीं है। 314, 262 और अब 208, इसका मतलब लगातार जो आपकी कट ऑफ है वो गिरती नजर आ रही है। पेपर 1 को हम डिस्कस करेंगे आरएस मेंस का, जिसमें आपको 3 यूनिट देखने को मिलते हैं, ए, बी और सी। तो आप देखो, यहां पर आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, इकोनॉमी मिल जाएगी, और सोशोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, जिसको समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन। अब हुआ क्या है, ध्यान से देखो। हुआ यह है कि यहाँ पे नंबर जो आप देख रहे हो कुछ थोड़े बहुत चेंज दिख रहे हैं। आप देखो 65, 65 और 70, तो मतलब 65, 65, 130 और 70 मार्क्स। मतलब आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, टोटल 200 नंबर। अब कैसे पढ़ना है इसको, क्या अप्रोच रखनी है, सिलेबस में क्या बदलाव हुए, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर 2nd, 3rd एंड 4th पे मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। आज बस मैं पेपर 1 को डिस्कस करूंगा, तो उसी के बारे में बातचीत होने वाली है। लेकिन अगर मैं पेपर 1 की ही बात करूं, लेट्स से कि सिर्फ मैं पेपर 1 की बात करता हूं, तो आप देखो क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा एक जो मैंने रिसर्च किया उसमें जो चीज निकल के आई, हमारे टीम ने जो रिसर्च किया, आपके सामने वो चीज दिख रही होगी। एक बार आप नजर मार के देखिए क्या है, किस किस चीज में आपको क्या देखने को मिलता है। देखो, कोई बदलाव नहीं, मतलब उस चीज में कोई भी चेंज नहीं है, बहुत मामूली सा चेंज आपको देखने को मिलता है। मतलब 10-15% तक मैं कह सकता हूँ कि बहुत मेजर चेंज नहीं है, छोटा मोटा चेंज है। जैसे कि हमने देखा कि राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति में 15% चेंज किया, इंडियन हिस्ट्री में 15%, एथिक्स में आप देखो 20% चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, जब मैं बात करता हूं आरएस मेंस की, लेकिन क्योंकि हम आज पेपर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज पेपर 1 की ही हम बात करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले आपको पेपर 1 पे लेके जाऊंगा। और आप देखो, सबसे पहले पेपर 1 जो आपको दिख रहा है किन किन चीजों पे टिका हुआ है। पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं, इतिहास की, तो आपको पता है यहाँ पे मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज्यादा अगर आप देखो मार्किंग अगर आपने देखी है तो ज्यादा मार्क्स नहीं आए।
ऑन एवरेज 40-50 के बीच में, 45-40-45 के बीच में मार्क्स आए सभी के। 23 के मार्क्स देख लो आप, RS 24 के मार्क्स देख लीजिए, तो ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, टॉपर है और आपने अच्छा लिखा है तो 50-55 तक भी मार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। पेपर 1 में 3 यूनिट है, ए, बी और सी। उसमें ए यूनिट है हिस्ट्री, बी यूनिट है इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, और सी यूनिट में आपको सोशियोलॉजी मिलता है, मैनेजमेंट मिलता है और आपको मिलता है अकाउंटिंग। तो इसका मतलब यहां पे आप ध्यान से देखो, हिस्ट्री में 5 नंबर के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, टोटल 40 मार्क्स के। वर्ड लिमिट कितनी है, 50, ये आपको पता ही होगा। और 3 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के और 30 मार्क्स होंगे टोटल। वर्ड लिमिट कितनी है, 150। अब कुछ चेंजेस हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। क्या चेंजेस हैं, विल फाइंड आउट। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत, इसमें अगर आप देखें तो एक बार आप नोटिस करेंगे, देखो इस सिलेबस में क्या क्या चीज यहाँ पर है और क्या क्या हटा दी गई है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल, उनका महत्व, विभिन्न शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि। मैं पहली बात है क्लियर कर दूं, इन सब के लिए पहले भी बता चुका हूं कि आप एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी की जो बुक है वो फॉलो करो। ऑल दो दोनों एक ही है, आपको पता होगा, अब तो सिलेबस भी सेम हो चुका है। हाँ, राजस्थान जीके के केस में आपको आरबीएससी बुक को फॉलो करना है। तो इस केस में आपको 9th और 10th की जो आरबीएससी के बुक्स हैं वो बहुत अच्छे से डिस्कस करनी है। वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बेस फाउंडेशन आपका वहां से रेडी होगा। आप देख लो क्या क्या चेंज हुए, पहले मैं उसी पे आ जाता हूं, उसी पे बात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक नए ऐड हुए, आपके हिस्ट्री में क्या क्या नया ऐड हुआ, तो फटाफट से नजर देखो। यहां पर जो ऐड हुआ है स्पेसिफिकली, वो क्या हुआ है, 1857 का विद्रोह, लोक कलाएं एवं लोक आख्यान, जनजाति एवं उनकी परंपराएं, राजस्थानी भाषा। अब ये देखो, धार्मिक मान्यताएं और लोक देवी। लोक देवी जो अब तक नहीं था मेंस में, तो वो ये टॉपिक ऐड हो गए हैं। तो इसका मतलब ये चेंज आपको देखने को मिला है, जो आरएस 2026 का, जो 9 जनवरी 2026 को आरपीसी ने सिलेबस को चेंज किया, उसमें आपको हिस्ट्री में ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। और इसमें कुछ टॉपिक डिलीट भी किए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कौन से टॉपिक है, राजस्थान की बोलियां अब नहीं है, महत्वपूर्ण विभूतियां अब नहीं है। लेकिन जब आप राजस्थान का साहित्य पढ़ते हैं राजस्थान में, तो वहां कुछ कुछ चीजों का रेलेवेंस आता है। तो मैं कहूंगा कि राजस्थान की बोलियां आपको नहीं पढ़नी है, महत्वपूर्ण विभूतियां अब आपको नहीं पढ़ना है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। इसके साथ में कुछ टॉपिक का जो क्षेत्राधिकार है या जो क्षेत्र है उसको व्यापक कर दिया गया है, एक्सपेंड कर दिया उन टॉपिक्स को, मतलब अब आपको पहले से ज्यादा पढ़ना होगा। और वो टॉपिक कौन से हैं, राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उनका बदलता स्वरूप। मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मेंस में इस बार मेरे हिसाब से, अगर मैं करेक्ट हूं, तो राजस्व व्यवस्था पर एक 10 नंबर का प्रश्न आया था, 10 मार्क्स का। 2024 का जो मेंस एग्जाम है वहां पर ये क्वेश्चन आया था। तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। 2024 के मेंस में ही ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा आप देख सकते हैं। यहां पर आप बोला है पब्लिक मूवमेंट, मतलब जन आंदोलन, ये टॉपिक को भी थोड़ा एक्सटेंड किया है। स्थापत्य एवं स्मारक, स्थापत्य एवं स्मारक, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। और कौन से टॉपिक है जिनको एक्सटेंड किया गया है, तो आप देखो राजस्थान की हिस्ट्री में क्या क्या है, प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल, उनका महत्व, शासकों का राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां 18वीं शताब्दी तक। ध्यान रखना, यहां तक आपको पूरा पढ़ना है। विरासत, राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर, प्रमुख पर्यटन स्थल, मतलब इन टॉपिक को थोड़ा व्यापक तौर पे आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और अब जब मैं सेकंड इसे हिस्ट्री में बात करूं, तो आपको इंडियन हिस्ट्री की बात करता हूं। इंडियन हिस्ट्री में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, एक बार हम नजर डाल देते हैं। देखो, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का बेस क्या है, मैं आपको बार बार कहता हूं, इंडियन हिस्ट्री के लिए मोस्टली आपको सबको पता है कि स्पेक्ट्रम तो हम रेफर करते ही हैं। स्पेक्ट्रम तब आप रेफर कीजिए जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ बच्चे कुछ सेक्शन के लिए तमिलनाडु बोर्ड की भी बुक रेफर कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छा कंटेंट
मिल जाता है। तमिलनाडु बोर्ड की बुक हो गया है या फिर आपकी एनसीईआरटी हो गई। आपको करना क्या है, जो टॉपिक दिख रहा है ना, ये आपको गूगल पे सर्च करना है, एनसीईआरटी लिखना है, पीडीएफ आएगी, डाउनलोड करो और वो टॉपिक आप कर लो। सिंपल, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो यहाँ देखो क्या है, ये पूरा सिलेबस है आपका किसका, इंडियन हिस्ट्री का। लेकिन मैं टाइम सीधा मेन मुद्दे की बात करूंगा, कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं, सीधा उस पे आते हैं। आप देख लो कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं। तो एक बार आप जरूर ध्यान दीजिए, ब्रिटिश नीतियां, उनके प्रभाव, देश का राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। मतलब जो अंग्रेजों की नीतियां रही और उनके अंडर या उनके उपनिवेश जो देश थे, जैसे कि भारत, जैसे कि अफ्रीका, मतलब बहुत सारा वहां पे जो ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में था, तो उनके जो राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। बौद्धिक जागरण, ये टॉपिक ऐड किया गया है ना, जो रेनेसां पीरियड है, जागरण की बात है, वो भी ऐड किया गया यहाँ पे। विज्ञान एवं तकनीक का विकास, महिला सशक्तिकरण, महिला सुधार आंदोलन। मैं कह रहा हूं इस पे पक्का क्वेश्चन मिलेगा आपको मेंस में, ये बात मेरी नोट करके रख लेना, क्योंकि जो सिलेबस चेंज हुआ है हिस्ट्री का, उसमें महिला आंदोलन का बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे सेंस से लग रहा है मुझे कि क्वेश्चन इस पे पक्का आने के चांसेस है। तो ये नए टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक ऐड किए गए हैं। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में मैं उन बच्चों को पहले क्लियर कर दूं जो फर्स्ट टाइम आए, मैं आपको बता दूं, पेपर वन में ए, बी और सी 3 यूनिट है। फर्स्ट में आपको मिलती है हिस्ट्री, क्या मिलता है आपको, हिस्ट्री। सेकंड में आपको मिलती है इकोनॉमिक्स, थर्ड में आपको मिलती है सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के साथ मिलता है आपको अकाउंटिंग। अच्छा एक और बात, हिस्ट्री में भी आपको क्या पढ़ना है, तो राजस्थान की हिस्ट्री, वो मैंने डिस्कस की। फिर आपको इंडिया की हिस्ट्री, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। फिर आपको पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस तरीके से आपका सिलेबस चलने वाला है पेपर 1 का, ठीक है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और पर पेपर 1 में भी 3 यूनिट है, और 3 यूनिट है ए, बी और सी, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री को मैं डिस्कस कर रहा हूं, और जिसमें आप देखो तो क्या है, कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं मैंने आपको बता दिया, डिलीट कौन से टॉपिक हुए, कौन से टॉपिक नहीं है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उनके मुद्दे, देश के भिन्न भागों से योगदान, ये अब आपको नहीं पढ़ना है, ये अब डिलीट हो चुका है, आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहां पर इंडियन हिस्ट्री में किसी टॉपिक का एक्सपेंशन नहीं किया गया। एक्सपेंशन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे पॉलिटिकल टॉपिक है संविधान सभा, प्री में, ठीक है। तो अब प्री में पॉलिटी जब आप पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी, तो संविधान सभा की जगह जो वर्ड यूज किया है भारतीय संविधान निर्माण, इसका मतलब संविधान सभा पहले पढ़ते थे, अब आपको पूरा व्यापक तौर पे पढ़ना है कि संविधान की मांग कब हुई, संविधान सभा क्या थी, क्या क्या चीजें थी, कौन सी बहस हुई। जब तक संविधान अपना नहीं लिया गया तब तक पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। इट मींस हमें यहाँ पे ध्यान इस बात पे रखते हुए चलना है, ठीक है। ऑल राइट, यहां तक क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो यहां तक अगर आपने देख लिया, तो अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूंगा। एक बार सब लोग सामने देख लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने दे रखा है, और मैं बार बार कहता हूं बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इस बार तो मैं आपको कहूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जो अर्जुन देव की बुक आती है एनसीईआरटी, वो आप पक्का रेफर कीजिए। एनसीईआरटी अर्जुन देव की आती है, प्लस आप इग्नू के या एनआईओएस के जो नोट्स हैं वो भी आप इसमें रेफर कर सकते हैं, मैंने रेफर किए थे। तो आपको ये जरूर ध्यान में देना चाहिए, कम टॉपिक ज्यादा मार्क्स, एग्जाम में रैंक अच्छी आने के चांसेस है। अब देखो हमें इस सिलेबस से ज्यादा देखना है कौन सी चीज ऐड हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद। देख लो, आप टॉपिक देख लो, हिस्ट्री में आपके इंक्रीज होने वाले हैं। शीत युद्ध के दौरान विश्व, और मैं आपको बताऊं ये सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बेस आपको एनसीईआरटी बनाना है अपना, फिर आप उसके ऊपर अपने आंसर्स बिल्ड कर सकते हैं। तो मतलब पहली चीज आपकी ये होनी चाहिए कि मैं कैसे समझूं कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। तो ये टॉपिक्स ऐड हुए हैं नए, आपको ये पक्का पढ़ना है, मेंस में 100% क्वेश्चन यहां से मिलता है। क्या डिलीट हुआ है, एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं,
मैंने जब ये एग्जाम लिखा तब ये टॉपिक मुझे बहुत बोरिंग लगता था। हालांकि इसमें क्या, एशिया अफ्रीका में जो यूरोपियन पावर्स थी वो आई, अपनी कॉलोनी बनाई, लोगों को लूटा, आर्थिक शासित मतलब शोषण किया उनका, आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से, तो वो अब हट गया है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से टॉपिक अब थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक बार वो देख लो। तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जहाँ पे एक्सपेंशन किया गया है। अब सीधी बात करते हैं इकोनॉमी की। जो मैंने आपको बोला कि यूनिट हिस्ट्री के बाद यूनिट बी, पेपर 1 पहले हिस्ट्री फिर इकोनॉमी फिर वो छोटे 3 सब्जेक्ट। तो इसमें क्या किया गया, कितने क्वेश्चन क्या आएंगे हम एक बार देख लेते हैं। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, 6 क्वेश्चन 5 नंबर के, नंबर कितने 30। 3 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, नंबर कितने 30। वर्ड लिमिट आपके सामने है। इसका मतलब इकोनॉमी में क्या करना है, मैं बिना सिलेबस देखे एक बात तो क्लियरली बोल दूं, हर बार बोलता हूं, अगर इकोनॉमी में नंबर चाहिए इंडिया की तो आप बजट पढ़ो इंडिया का, इंडियन बजट आपको करना ही है, साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे। अगर ये नहीं किया तो आप अच्छा स्कोर बिल्कुल नहीं कर पाओगे मेंस में, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये बात अश्योर करता हूं कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है, इकोनॉमिक सर्वे से अगर मैं आपको अच्छा बजट की बात करूं तो आरएस 2024 आरएस मेंस 2024 जो हुआ, तो आप देखो बजट से सीधा 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले थे। चाहे तो आप आरएस मेंस 2024 का पेपर उठा के अभी के अभी देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और शायद मुझे याद भी है एक क्वेश्चन उन्होंने शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कुछ पूछा था, निर्मला सीतारमन का जो बजट स्पीच था उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन अगर मैं करेक्ट हूं तो एमएसएमई के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे अच्छे से वो क्वेश्चन याद है, जब कॉपीज आ जाएंगे तो मैं कॉपीज भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, चलो अब देखो सिलेबस आपके सामने दिख रहा होगा, ये पूरा सिलेबस मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूं, ये सिलेबस अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को ऐड करते हो तो काफी हेल्पफुल आपके लिए होगा। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है आज का, कि कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए, और आप देख लो इकोनॉमी में कितने ज्यादा टॉपिक ऐड हो चुके हैं। घबराना नहीं है, सिंपल है। कृषि वित्तीय एवं विपणन इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बता रहा हूं। मुख्य नीतिगत पहल मतलब स्कीम्स, औद्योगिक सुधार इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जो लाए गए हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह वो सब बनाए गए हैं, तो ये सब होगा। मध्य उपक्रम का महत्व, नीतिगत पहल जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है वो। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और वित्तीय आयोग। अब वित्तीय आयोग तो आपको पता है जो 16वां वित्तीय आयोग है, उसकी सिफारिशें भी पूछी जा सकती हैं आपसे। मतलब कितनी चीजें, मैं आपको सिलेबस पढ़ाया नहीं है, मैं आपको तो सिलेबस को क्या किया है, ढंग से डिफाइन किया है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे लगता है कि इकोनॉमी का सिलेबस जो मैंने एनालिसिस किया उस बेसिस पे कह सकता हूं कि सिलेबस को ढंग से डिफाइन किया है, बढ़ाया नहीं है। ये सब पहले से ही थे पर हिडन थे, छुपे हुए थे। समाज में कमजोर उपेक्षित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ये तो पहले भी थी, मतलब हम पढ़ते थे इकोनॉमिक सर्वे में, है ना, राजस्थान में भी पढ़ते थे। और भारतीय रिजर्व बैंक, मौद्रिक प्रबंधन, भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के सुधार, ये तो आपको पता है 1991 के बाद तो बहुत सारे चेंजेस भी आए, आरबीआई ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्थिक संवर्धी विकास अवधारणा और माप, ये भी इंपॉर्टेंट है। आय दृष्टिकोण, मानव विकास सूचकांक, अच्छा देखो अब ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछे जा सकते हैं, मेरा मानना, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब भी इंडेक्सेस आते हैं पर वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस में, या क्वेश्चन कुछ एनालिटिकल सोचने वाला आएगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि यार मैं इसका आंसर कैसे लिखूं। तो आपको 360 डिग्री अप्रोच अपनानी है, सब कुछ पता होना चाहिए कब क्यों और कैसे। ठीक है, चलो तो इसने अलग से लिख दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो अब वो काम का है। और अन्य संबंधित सूचकांक तो आप देख लो, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है आपका, और भी जो सूचकांक आपके आते हैं वो सब आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे ना। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, करप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वो सब आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज में आपको बताऊं, इसमें तो आप अगर देखें तो शंकर आईएएस की बुक में आपको सारी चीज मिल जाती है, प्लस जो लेटेस्ट कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती रहती है यूएनएफसीसीसी की, तो वो भी आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा मुझे ज्यादा लगता है, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ ज्यादा आएंगे। सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर, आधारभूत संरचना है, ऊर्जा परिवहन संचार,
अब ये दिखने में आपको सिंपल टॉपिक लग रहा है, पर मैं आपको बताऊं बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, यहाँ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जब परिवहन की बात आ गई तो आपको यहाँ एयरपोर्ट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको रेलवे भी पढ़ना पड़ेगा, आपको हाईवे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ यहाँ पे आ गया है। सेवा क्षेत्र में सब कुछ है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, भुगतान संतुलन, विदेशी सहायता और निवेश, इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। डॉलर, रुपी, उनका रिलेशन, कितना एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट, आयात निर्यात। वैसे मैं आपको बताऊं, इसमें से बहुत सारी चीजें मैं बार बार कहूंगा किस में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप देख लेना। उसके बाद कौन से टॉपिक नहीं है फटाफट उस पर आ जाओ, तो डिलीट कर दिए हैं, तो देखो कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए, मैं उसको रेड से मार्क कर देता हूं। स्फीति, कीमतें, मांग पूर्ति प्रबंधन, आर्थिक सुधार, राष्ट्रकोषीय उत्तरदायित्व, और कौन कौन से मुद्दे हैं फटाफट से देखो। चलो, काफी टॉपिक जो अब हटा दिए गए हैं। देखो क्या है, बजट प्रबंधन अधिनियम, बजट प्रवृत्तियां, भारत में कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म आपका हटा दिया है, नगद हस्तांतरण और अन्य संबंधित मुद्दे ये भी नहीं है अब, राजस्व व्यय की प्रवृत्तियां, आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका, निजी सार्वजनिक मेरिट वस्तुएं, असमानता। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीजें अच्छे से डिफाइन नहीं थी, जिसपे क्वेश्चन पूछना थोड़ा डिफिकल्ट था, मुझे लगता है कि उनको हटा दिया गया है, जो अब इतनी इररिलेवेंट है, मतलब करंट अफेयर्स में ज्यादा सुनने को नहीं मिलती है, ठीक है। आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका, मतलब थोड़े फिलोसफिकल टॉपिक हो गए, दार्शनिक टॉपिक हो गए, जिसको हटा दिया गया है, लेकिन कुछ टॉपिक को बढ़ा भी दिया है। और वो टॉपिक कौन से हैं आपके सामने देखो, भारत में श्रम रोजगार योग्यताएं बढ़ाने वाली योजना, मतलब कि जो श्रम मंत्रालय है वहां से आपको बहुत चीजें इसमें मिल जाएंगी, आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आरएस बनना है, एसडीएम बनना है और अच्छी जिंदगी जीनी है और आपको राज्य की सेवा में आना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक, अब पता है इसमें क्या है, आपको सब पढ़ना है। आरबीआई क्या करता है, इसका काम क्या है, क्या पॉलिसी है, कौन कौन से इसके क्षेत्राधिकार होते हैं, किन किन पे ये नियंत्रण रखने की कोशिश करता है, ये सब कुछ आपको डील करना है। ओके, भारत के बैंकिंग और वित्तीय सुधार ये एक्सपेंड कर दिया है। और अब देखो, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करूं तो कोई भी टॉपिक नहीं जोड़ा गया है, ये तो एज इट इज है वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, कुछ भी ज्यादा इसमें नहीं है। हाँ, डिलीट कौन सा है, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में जोड़ दिया। अभी मैंने आपको बताया था जलवायु परिवर्तन, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से हटा के इसको मैं कहूंगा कि इस टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, ये इंडियन इकोनॉमी में जोड़ दिया है। डिलीट मुझे लगता है कि डिलीट हुआ ही है, इंडियन इकोनॉमी में इसको जोड़ लिया है। पहले ये वर्ल्ड इकोनॉमी में था, लेकिन अब इसको इंडियन इकोनॉमी में जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलो, अब मैं बात करूंगा राजस्थान की इकोनॉमी की, देख लीजिए। और राजस्थान की इकोनॉमी, आरएस की प्रिपरेशन करने वाला हर बच्चे को पता है कि भाई इसके लिए एकमात्र सोर्स है, और वो सोर्स क्या है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा या राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू। आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी है, ओरिजिनल पढ़ो प्लीज, आप ओरिजिनल को रेफर करो, खुद की समझ डेवलप करो, खुद से सीखो कि वहां पे क्या बातें हैं, वहां से डेटा, फैक्ट, सब चीजें आपको मेंस एग्जाम के लिए मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ये करना ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको मिलेगा राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में। आप देखना और फिर आके मुझसे बात करना कि सर हाँ ये हमें वहां पे मिला है। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत आपको खुद भी करनी है, और ज्यादा अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप श्रीराज आईएएस आरएस जयपुर सेंटर रिद्धि सिद्धि के पास आकर हमसे मिल सकते हैं। मैं आपको सेंटर पे ही मिलूंगा और आपसे बातचीत या आपके जो भी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं तो देख लो। राजस्थान की इकोनॉमी ने तो इस बार कुछ अलग ही माहौल बनाया है। राजस्थान के आर्थिक समृद्धि संकेतक, प्रति व्यक्ति आय पहले भी पढ़ते थे, समावेशी विकास पहले भी पढ़ते थे। राजस्थान 2047, मुझे लगता है इसमें से क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है कि आरएस मेंस में यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। ऑलराइट, हरित, ग्रीन समृद्धि, पर्यावरणीय संधारणीय, कृषि विकास, पशुपालन, सहायक गतिविधियां, कृषकों के कल्याण की सरकारी योजना। भाई ये तो
आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, पशुपालन इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा। मुझे लगता है बात घुमा फिरा के वही है, इकोनॉमिक सर्वे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बस आपको लाइन टू लाइन चीजें पता होनी चाहिए। निवेश प्रोत्साहन नीति हम लेटेस्ट राजस्थान गवर्नमेंट लेके आई है, ये भी आपको पढ़नी है। मतलब आपको सूजस पढ़ लो, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, राजस्थान का बजट पढ़ लो, ये सब चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। मैं लिख के देता हूँ ये बात। लघु मध्यम उपक्रम का महत्व, उनके विकास के नीतिगत पहल, मतलब एमएसएमई। अब बताओ कौन ये मानेगा कि इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है? भाई आप इकोनॉमिक सर्वे खोलो, अलग से चैप्टर है इसके ऊपर, अलग से पूरा चैप्टर दे रखा है एमएसएमई के ऊपर, आप देख लो, अलग से एमएसएमई पूरा चैप्टर है आपका। निवेश प्रोत्साहन नीति आपको मिल जाएगी एमएसएमई के बारे में। इनफैक्ट मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने तैयारी भी अपनी इकोनॉमिक सर्वे से ही की कि राजस्थान के एमएसएमई में क्या प्रॉब्लम है, कैसे सुधार करें, क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं। सुशासन, गुड गवर्नेंस, ये भी आपको मिल जाएगा। डिजिटल रूपांतरण बिल्कुल मिलेगा। राज्य में पेट्रोलियम तेल संसाधन इकोनॉमिक सर्वे, बाहरी सहायता से वित्तीय पोषित राज्य परियोजनाएं इकोनॉमिक सर्वे, बजट घाटा इकोनॉमिक सर्वे। इसका मतलब मैं फिर से रिपीट करूंगा, इन सब का एक ही इलाज है और वो क्या है? राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। खुद से पढ़िए, ओरिजिनल पढ़िए, अपने नोट्स बनाओ। तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्प लीजिए अपने सीनियर्स की, या फिर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, लेकिन कौन से टॉपिक हटा दिए सर? अब हमें राजस्थान की इकोनॉमी में नहीं पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, जब आप पढ़ो, मेरे हिसाब से तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक सर्वे में है तो आरपीसी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन देगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि भैया वो तो डिलीट टॉपिक हो गए। हाँ, अलग से नहीं पढ़ना है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में है तो पढ़ना पड़ेगा। कृषि परिदृश्य, डेयरी, औद्योगिक वृद्धि, खादी ग्रामोद्योग, विद्युत, राजस्थान की विकास, प्रमुख विकास योजनाएं, राजकोषीय प्रबंधन। आप, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बता देना चाहता हूं, शायद मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी ना लगे, ये टॉपिक डिलीटेड है, मतलब सिलेबस में नहीं दिख रहे। लेकिन सिलेबस के अगर मैं डिटेल्ड में जाऊं तो ये सब टॉपिक कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक में छुपे हुए हैं। जैसे कृषि परिदृश्य, भैया कृषि के बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कृषि में डेयरी शामिल है। प्रमुख विकास योजनाएं, फ्लैगशिप योजना करंट अफेयर्स में पढ़नी है, बजट में आपकी आ जाएगी, इकोनॉमिक सर्वे में आपकी दे रखी है। तो मुझे लगता है इसको छोड़ने की भूल ना करें, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये टॉपिक जाके अलग से पढ़ो, मैं वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ रहे हो राजस्थान का, और राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में ये सब आ रहे हैं, तो आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे देखकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में क्या ये सब बातें हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? ऊर्जा, आपको पता है सौर ऊर्जा में हम नंबर 1 चल रहे हैं, तो वहां तो बहुत चीजें हो रही हैं। संधारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत, राजकोषीय प्रबंधन, बजट घाटा। अब बताओ, इन टॉपिक को बढ़ा दिया गया है, यहाँ क्या लिखा है? राजकोषीय प्रबंधन डिलीट में, यहाँ इसको बढ़ा दिया गया, तो कैसे माने कि इसको डिलीट कर दिया है? मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझना होगा कि आपके एग्जाम में आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो प्लीज इन टॉपिक को ये ना मान के चले कि डिलीट हो गया है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की इकोनॉमी की, क्योंकि अगर राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे में है तो आपको पढ़ना होगा, 100% पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट छोटे 3 टॉपिक पे आके इसको फिनिश करते हैं। समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 14 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के, 70 मार्क्स। पैटर्न चेंज हो गया है, पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, मैं बता दूं ये सब पहले 20-20 नंबर के आते थे, 20-20-20। 2024 तक तो ऐसा ही हुआ है, 20-20 मार्क्स के आते थे। और 20 मार्क्स में भी आप ध्यान रखना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे 5 क्वेश्चन, तो 10 यहां से हो गए, और 2 क्वेश्चन आते थे 5 नंबर के, ऐसे करके पूरे 20 नंबर होते थे। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, 2 नंबर हटा दिया है, और मैं सच बताऊं बिल्कुल जरूरत भी नहीं थी, 2 नंबर में कुछ लिख भी नहीं पाते थे, नंबर भी नहीं आते थे, तो आप 5 नंबर में आप लेके अच्छा स्कोर कर सकते हो। 14 क्वेश्चन 5 नंबर। सबसे पहले बात करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी आपके सामने ये पूरा सिलेबस है, मैं बात करूंगा उनकी जिसमें बदलाव हुआ है। तो बदलाव देखो क्या हुआ है, काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है मुझे। आप देखो, भारतीय समाज में जाति और वर्ग के बदलते आयाम, डायनेमिक टॉपिक है, लगातार बदलता है। आप एनसीईआरटी को रेफर करो, इग्नू के नोट्स, मैं बार बार कहता हूं इस चीज के लिए आप क्या करो, या तो एनसीईआरटी देख लो सोशियोलॉजी का, प्लस आप एनआईओएस ओपन स्कूल देख लो, या इग्नू के नोट्स जो है
इन तीनों को मिलाकर अपने नोट्स बनाओ। प्लीज ओरिजिनल ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ो, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। किसी भी कोचिंग के आप नोट्स रेफर कर लो, लेकिन बेस तो आपका यहीं से बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, वरना फिर बाद में वही गलती करोगे। समकालीन भारतीय समाज संस्कृति में परिवर्तन, धर्म निरपेक्षीकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण, हालांकि ये पहले भी थे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में संबंधित अवधारणा, कर्म का सिद्धांत, पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था। देखो आश्रम व्यवस्था इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हमारी हिस्ट्री की भी बात हो रही है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप एक बार देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। चलो देखो, भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां मुद्दे, वैश्यावृत्ति, सामाजिक जो सोशल टैबू है, वहां से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा वो आपसे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। वर्तमान भारतीय समाज में परिवार, विवाह से संबंधित मुद्दे, वृद्ध जनों, दिव्यांग से संबंधित मुद्दे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन चीजें लगातार बड़ी होती जा रही है ना, काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। भारतीय समाज में साइबर अपराध, सोशल मीडिया का प्रभाव, भारतीय समाज के कमजोर वर्गों संबंधी संवेदना, मुख्यतः राजस्थान के संबंध में, महिलाएं, सीमांत समूह, दलित, एसटी एससी और उनके कल्याणकारी योजना। हालांकि आप कह सकते हो कि सर ये अलग अलग जगह हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहूंगा सोशियोलॉजी के लिए थोड़ी लैंग्वेज आपको अलग टाइप से लिखनी है, ताकि लगे कि ये सोशियोलॉजी का पेपर आप लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब उसके सिलेबस के हिसाब से। कौन कौन से टॉपिक नहीं है, परिवर्तन की प्रक्रियाएं, संस्कृतिकरण, ये चीजें अब नहीं है। वैसे मैं बताऊं, बच्चे पहले इसको बहुत पढ़ के जाते थे, अब नहीं है। भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियां, मुद्दे, कमजोर तबके, दलित और बाल विवाह के मुद्दे नहीं है। राजस्थान में जनजातीय, ये आपको, हाँ, आपको लग रहा है कि सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ना, मैं मानता हूं सोशियोलॉजी में इसको नहीं पढ़ना, पर क्या ये सच में डिलीट है? क्या आरएस एग्जाम में पढ़ोगे ही नहीं आप? आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, आपको पॉलिटी में भी इनके बारे में पढ़ना पड़ सकता है, करंट अफेयर्स में इनकी योजनाएं पढ़नी पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से इसको आपको एक बार देखना चाहिए। जातीय वर्ग की अवधारणाएं, मतलब ये पढ़ना है, ये तो ऊपर की डिलीट मान सकते हो इसको और इसको, लेकिन ये पढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का सिलेबस एक बार आप नजर मार लो या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैनेजमेंट का सिलेबस है। हर बार की तरह मैं ये देखूंगा कि कौन से चीजों में हमें नए नए टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। आ जाओ, नए नए कौन से टॉपिक है, एडिट टॉपिक, ये आपके सामने एडिट टॉपिक्स हैं कि जो हमने ऐड किए हैं। सामान्य प्रबंध, प्रबंधकीय अवधारणा, प्रबंधकीय कौशल और उसका स्तर, प्रबंध के कार्य, एमबीओ, निर्णय प्रक्रिया, तकनीक एवं मॉडल, टेक्निकल है, आपको एनसीईआरटी रेफर करना होगा इसके लिए। संगठनात्मक व्यवहार, प्रकृति क्षेत्र अनुभूति, जलवायु एवं संस्कृति, मानव संसाधन प्रबंधन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, संकल्पना क्षेत्र, मानव नियोजन, भर्ती चयन, मतलब हम लोगों का प्रशिक्षण निष्पादन, कैसे हम मैनेजमेंट में लोगों की भर्तियां करते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कैसे वो सब चीजें होती हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स की आधुनिक प्रवृत्तियां, रणनीति प्रबंधन, कैसे आप स्वॉट एनालिसिस करोगे, विश्लेषण, रणनीति निरूपण, क्रियान्वयन, राजनीति नियंत्रण और मूल्यांकन। मुझे लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप एक ऑफिसर की तरह फील लें, और आपको ये गुण, ये चीजें आपको आनी चाहिए। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे कल को, तो आपको फील्ड में इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको प्रबंधन करना है अपने ऑफिस का। कल को एसडीएम बनोगे, डीएसपी बनोगे, तो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। डिलीट टॉपिक कौन से हैं, आ जाइए। डिलीट टॉपिक बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, इनको बिल्कुल भी आपको टच ही नहीं करना है। ये सारे आपके टॉपिक डिलीट हो गए हैं। आप सिलेबस लेके बैठिए, इन टॉपिक्स को देखिए, एनालिसिस कीजिए और इनको आप अपने नोट्स में से हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपका स्पेसिफिक टेक्निकल सब्जेक्ट है, मतलब मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, तो जो टॉपिक डिलीट हुए उसको आपको सच में नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे कोई किंतु परंतु भी नहीं है। लास्ट में लेखांकन की बात करूं, कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, सीधा मैं उसी पे आता हूं और डिलीट टॉपिक पे। देखो कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, लेखांकन के सिद्धांतिक आधार, सामान्यतः मान्य लेखा सिद्धांत, गैप्स हम पहले पढ़ते थे पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ते थे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। और आपको 11-12 की बुक्स पढ़नी पड़ेगी भाई, इसमें मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। अब आप देख लो, न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं पिछले, आप देखो 2023 में आया, 2024 में आया, दोनों में 5-5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आया।
अब जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता, रेशो याद नहीं है, वो तो सीधा सीधा गलत करके आएगा। तो हल्का हल्का पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कई बार मैं सोचता हूँ कि आरपीएससी चाहती क्या है यार, मतलब इतने सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि जनरल सब्जेक्ट को भी डिटेल में जाके पढ़ा जाए। बच्चा मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, लेखांकन मानक क्या होते हैं, लेखांकन मानकों का आधारभूत ज्ञान पूछेंगे, कंपनी का वित्तीय विवरण। आप सोचिए कितना लेंथी टॉपिक है अपने आप में। हाँ, कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह विवरण, कंप्यूटरीकृत लेखांकन विशेषताएं और सॉफ्टवेयर पैकेज, वस्तु सेवा कर का आधारभूत ज्ञान। मतलब आप देख लो जीएसटी, अब आपको डिटेल पढ़ना है, फाउंडेशनल नॉलेज, आधारभूत ज्ञान बोल रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डिलीट क्या किया है, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी। वैसे मैं आपको बताऊं, बच्चों को ये बहुत तंग करते थे ये टॉपिक, कौन सा, जीरो बजटिंग वगैरह। तो आप एक बार देखो, ये टॉपिक अब नहीं पढ़ना, ये हटा दिया है, और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा अच्छा स्टेप है। मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा, आप देख लीजिए, पेपर वन डिस्कस किया, जिसमें कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं। मैं कहूंगा अपना टाइम बचाओ, एडिट टॉपिक जो स्लाइड मैंने बनाई है या हमारी टीम ने जो रेडी किया है, सीधा उस पर जाओ, सिलेबस उठाओ, अपने सामने सिलेबस रखो, कौन कौन से चेंज हुए हैं 2024 का, 26 का, और उसको एनालाइज करो, फिर अपनी तैयारी शुरू करो। ऐसे उठा के आप तैयारी करोगे बिना सिलेबस, तो बच्चों पार नहीं हो पाएगी अपनी नैया। और इसलिए आपको अपनी तैयारी को बहुत बेस्ट रखते हुए, अगर लगता है कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप हमें विजिट कीजिए। हमारे कोर्सेज भी हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, हैंड रिटन कंटेंट नोट्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज आप विजिट कीजिए, और मैं चाहूंगा कहीं से भी पढ़ो, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।